जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह और आज हम चर्चा करेंगे बेरोजगारी पर और इसके बाद एक टॉपिक और लेंगे साथ में पूर्ण रोजगार का, तो वो भी समझेंगे। शुरुआत में उस पर चर्चा कर लेंगे, उसके बाद हम बेरोजगारी पर चर्चा करेंगे। बेरोजगारी क्या होती है, इसके प्रकार क्या होते हैं और किन कारणों से बेरोजगारी उत्पन्न होती है, उन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और आप लाइक भी नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं, तो निवेदन रहेगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को दबाकर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पूर्ण रोजगार पर। तो पूर्ण रोजगार के लिए हम दो सिद्धांत पढ़ चुके हैं, एक परंपरावादी सिद्धांत और दूसरा आधुनिक सिद्धांत। परंपरावादी सिद्धांत में हमने से का बाजार नियम पढ़ा हुआ है और आधुनिक सिद्धांत में हमने कीन्स का नियम पढ़ा हुआ है। तो कीन्स क्या कहते हैं, क्योंकि कीन्स का जो नियम है वह आधुनिक सिद्धांत है, तो उसी के आधार पर अब हम आगे बढ़ेंगे। कीन्स कहते हैं कि वास्तविक मजदूरी स्तर पर, ठीक है, वास्तविक मजदूरी मतलब कि जो मजदूरी की दर चल रही है उसी पर यदि सभी लोगों को रोजगार मिल जाता है तो वह पूर्ण रोजगार की स्थिति होगी, जहां पर समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो जाएगी, तो पूर्ण रोजगार स्थापित हो जाएगा। अब पूर्ण रोजगार का मतलब यही है कि अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन हैं सभी को यदि रोजगार उपलब्ध हो जाता है। संसाधन कौन कौन से होते हैं? भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, सभी को काम मिल जाए तो क्या हो जाती है? पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वह स्थिति जिसमें सभी लोगों को रोजगार मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जो कीन्स हैं उन्होंने एक सिद्धांत जो दिया है, जब उन्होंने रोजगार का सिद्धांत दिया तो ये भी कहा कि भाई जो अर्थव्यवस्था होती है इसके अंतर्गत कभी भी पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं होती है, कभी अल्प रोजगार की स्थिति भी होती है, कभी पूर्ण रोजगार की स्थिति भी होती है। इसके अतिरिक्त अति मांग की भी एक स्थिति होती है जिसमें कि सभी संसाधनों को रोजगार मिल जाए फिर भी अर्थव्यवस्था में मांग बनी रहती है। तो जो रोजगार है वो अधिकतर किस पर डिपेंड है? प्रभावपूर्ण मांग पर। चलिए, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया पूर्ण रोजगार का, इस पर हम चर्चा अगले वीडियो में विस्तार से करेंगे। आज हम समझेंगे क्या? बेरोजगारी। तो पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी बेरोजगारी बनी रहती है, ये कीन्स कहते हैं। अब सबसे पहले ये समझें कि बेरोजगारी होती क्या है। देखिए, यदि हम साधारण सा और सिंपल शब्दों में यदि इसका अर्थ लगाएं तो क्या होता है कि हमें काम ना मिलना। यदि हम काम करने के इच्छुक हैं, हमारे पास काम करने का सामर्थ्य है, फिर भी हमें काम नहीं मिल रहा है, तो वो क्या होगा? बेरोजगारी होगी। तो काम ना मिलने की स्थिति क्या कहलाती है? बेरोजगारी कहलाती है। अब इसे अर्थशास्त्र की भाषा में हमें क्या करना है? परिभाषित करना है। तो सिंपल तरीके से हमें जो बातें हमने समझ ली हैं उन्हीं बातों को परिभाषा में लिख देना है। क्या क्या? अर्थशास्त्र में बेरोजगारी की स्थिति वह होती है जब किसी में काम करने का सामर्थ्य भी है, मतलब कि व्यक्ति काम कर सकता है यदि उसे काम मिल जाता है, तथा वह काम करने की इच्छा भी रखता है और भी यह सोचता भी है कि ठीक है मुझे काम मिल जाएगा तो मैं काम कर लूंगा, लेकिन काम नहीं मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहां पर तीन बातों पर हमने गौर किया। कौन कौन सी? एक तो व्यक्ति में सामर्थ्य हो, दूसरा काम करने की उसकी इच्छा हो और काम उसे नहीं मिलता हो, तो वह बेरोजगार है, ये अर्थशास्त्र कहती है। लेकिन अर्थव्यवस्था में या हम हमारे सामाजिक जीवन है उसमें देखेंगे तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काम नहीं करना चाहते, एक प्रकार से निठल्ले होते हैं, ठीक है, जिनकी इच्छा नहीं होती है कि वह काम करें, ठीक है। वो या तो दूसरों पर डिपेंड होते हैं या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास अपनी जो पौराणिक मतलब कि जो दादा परदादा है उनकी संपत्ति होती है, उस पर ही अपना जीवन यापन कर लेते हैं, उन्हें काम करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो भी एक प्रकार से बेरोजगारी होती है, उन्हें रोजगार नहीं रहता है। लेकिन यहां पर जो हमने परिभाषा दी है अर्थशास्त्र में, बेरोजगारी की स्थिति वह होती है जब किसी को काम नहीं मिलता है, हालांकि वह सामर्थ्य भी है और काम करने की इच्छा भी रखता है। तो इस प्रकार से मतलब कि जो दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, एक तो काम करना चाहते हैं और एक काम नहीं करना चाहते। इसके आधार पर क्या कर दिया है? बेरोजगारी को दो भागों में बांट दिया है। कौन कौन से भाग? एक अनैच्छिक बेरोजगारी और एक ऐच्छिक बेरोजगारी। अब देखिए, अनैच्छिक बेरोजगारी कौन सी है? एक तो आपके पास सामर्थ्य भी है और दूसरा आपकी इच्छा भी है कि हमें काम मिले, ठीक है। जहां पर इच्छा होती है काम करने की वह होती है अनैच्छिक बेरोजगारी
और जहां पर काम करने की इच्छा नहीं है, हम अपने ही आप क्या बने हुए हैं, बेरोजगार बने हुए हैं। और या तो हम ये भी सोच सकते हैं कि हमें हमारी जो योग्यता है उसके अनुसार हमें काम नहीं मिल रहा है, इसलिए हम काम नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है ये होती है ऐच्छिक बेरोजगारी, मतलब अपनी इच्छा से बेरोजगार हैं। और जो अपनी इच्छा से बेरोजगार नहीं है, जो स्थिति के आधार पर, मतलब कि अर्थशास्त्र में जो स्थिति है कि हमारी इच्छा भी है, हम समर्थ भी हैं, लेकिन हमें काम नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, दोनों की परिभाषा इसी प्रकार से लिख दीजिए। अब बात करते हैं हम बेरोजगारी के कारणों की, कि बेरोजगारी जो होती है वह अर्थव्यवस्था में किन कारणों से होती है। तो यहाँ पर 3 सिद्धांत दिए हुए हैं, अवंद नीति सिद्धांत, व्यापार चक्र सिद्धांत और न्यून मांग सिद्धांत। चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले अवंद नीति सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है ये परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने, जिन्होंने कि रोजगार का जो परंपरावादी सिद्धांत है उसमें जिसमें कि से का बाजार नियम पढ़ा जाता है, एडम स्मिथ भी उसी को समर्थक थे, मतलब उसी को सपोर्ट करते थे। तो ये क्या कहते थे, जो परंपरावादी विचार था ये क्या मानता था कि सरकार इसमें हस्तक्षेप ना करे। सरकार हस्तक्षेप करेगी, देखिए यदि नहीं करेगी तो क्या होगा, दीर्घ काल में अपने आप मांग और पूर्ति क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बचत और निवेश भी बराबर होगा। बचत का वैसे इसमें कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, फिर भी क्या होगा कि बचत यदि लोग करेंगे भी तो वो किस में बदल जाएगी, निवेश में। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होगा, लंबे समय में एक पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये इनका सिद्धांत था। लेकिन ये मानते थे कि इसमें बेरोजगारी कब उत्पन्न होगी, जब सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी। सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि सरकार जो मजदूरी की दर है उसको निश्चित कर देती है तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि वहां पर जो वस्तु की बेरोजगार जो रोजगार की दर है वह परिवर्तित नहीं हो पाएगी। ये क्या कहते थे कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए, मजदूरी की दर में परिवर्तन होना चाहिए और वस्तु की कीमत में। यदि मजदूरी की दर अधिक है और कम लोगों को रोजगार मिल रहा है तो वह धीरे धीरे अपने आप क्या हो जाएगी, मजदूरी की दर कम हो जाएगी और सभी को रोजगार प्राप्त हो जाएगा। ये इनका मानना था। जबकि आधुनिक विचारधारा क्या कहती है, जिसे कीन्स लेकर आए हैं, ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है। यदि अधिक बेरोजगारी होती है, अपस्फीति की स्थिति होती है, मुद्रास्फीति की स्थिति होती है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए रोजगार के जो स्तर है उसको निर्धारित करने के लिए। ठीक, तो ये क्या समझ लिया हमने, अवंद नीति सिद्धांत। अवंद नीति सिद्धांत मतलब कि जो कि सरकार के हस्तक्षेप पर मुख्य रूप से टिका हुआ है। परंपरावादी सिद्धांत कहता है सरकार हस्तक्षेप ना करे तो कोई बेरोजगारी नहीं होगी, और यदि सरकार हस्तक्षेप करेगी तो फिर बेरोजगारी की स्थिति होगी। चलिए अब व्यापार चक्र समझते हैं। व्यापार चक्र क्या होते हैं, देखिए कभी अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है, कभी सामान्य काल रहता है, ना ज़्यादा मंदी रहती है, मांग भी कम रहती है और पूर्ति भी उतनी ही रहती है, लगभग एक मान के चलिए बराबर, या फिर पूर्ण रोजगार की स्थिति भी हो सकती है। अब देखिए जब मुद्रास्फीति होती है, मुद्रास्फीति मतलब कि महंगाई, जब कीमतें अधिक हो जाती हैं तो उस स्थिति में ये माना जाता है कि रोजगार का जो स्तर है वह ठीक ठाक चलता रहता है। लोग बेरोजगार तो रहते हैं, क्योंकि कोई भी अर्थव्यवस्था हो पूर्ण रोजगार की स्थिति पाना संभव नहीं होता है, वो स्थितियां क्या रहती हैं, चलती रहती हैं, एक प्रकार से चक्र के रूप में घूमती रहती हैं। कभी कभी बेरोजगारी भी अधिक हो जाती है। आर्थिक मंदी के समय ये बेरोजगारी जो रहती है वह अधिक रहती है। अब क्यों रहती है, क्योंकि भाई जो आर्थिक मंदी होती है उस समय उत्पादकों को हानि होती है। हानि क्यों होती है, क्योंकि आर्थिक मंदी में माल की जो मांग है वह नहीं रहती, कोई भी वस्तु का वो निर्माण करते हैं उसकी मांग कम हो जाती है, घट जाती है, उनका सामान नहीं बिकेगा तो बाजार में मांग कम हो जाएगी। अब मांग पहले से ही कम चल रही है मंदी के समय, तो फिर क्या होगा, उत्पादकों को हानि होगी। अब उत्पादकों को हानि होगी तो उत्पादक क्या करेंगे, उत्पादन को कम करेंगे, और उत्पादन कम करेंगे तो फिर जो संसाधन है वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। इसके बाद जैसे ही उत्पादन कम होगा बेरोजगारी आ जाएगी। तो मंदी पहले से थी लेकिन और बेरोजगारी इसमें शामिल हो गई है तो और मंदी स्थापित हो जाएगी। तो यहाँ पर जो रहता है आर्थिक मंदी सबसे ज़्यादा क्या करती है, प्रभाव डालती है, या हम ये कहें कि बेरोजगारी के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होती है।
यदि आर्थिक मंदी ना रहे, ठीक है, अर्थव्यवस्था में मांग हमेशा बनी रहे, पूर्ति हमेशा बनी रहे, पूर्ति भी होती रहे, मांग भी चलती रहे साथ में, तो फिर क्या होगा, जो रोजगार का स्तर है वह अधिक अच्छा रहता है। मतलब कि कम लोग बेरोजगार रहते हैं, हमारे जितने भी संसाधन होते हैं ऑलमोस्ट के लिए क्या हो जाता है, काम मिल जाता है। अब चलिए न्यून मांग का सिद्धांत समझते हैं। न्यून मांग का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, कीन्स ने दिया है। कीन्स क्या कहते हैं, रोजगार के निर्धारण के लिए सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी है प्रभावपूर्ण मांग। अब प्रभावपूर्ण मांग क्या होती है, प्रभावपूर्ण मांग के लिए जब हमने जो ये सिद्धांत है इसको समझा हुआ है, तब आपने एक स्थिति देखी हुई थी। कौन सी स्थिति, जहां पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर हो जाती हैं, ठीक है, वहां पर पूर्ण रोजगार की स्थिति का निर्धारण होता है। हालांकि रोजगार की स्थिति का निर्धारण होता है, ना कि पूर्ण रोजगार की स्थिति। इसके बाद फिर 3 स्थितियां हमने समझी हुई थी। तो ये जो प्रभावपूर्ण मांग है ये क्या करती है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बेरोजगारी कम करने के लिए। प्रभावपूर्ण मांग जैसे ही कम हो जाती है, कम होने से क्या हो जाता है, राष्ट्रीय आय का जो स्तर है, मतलब कि आय का स्तर है, वो भी कम होने लगता है। आय का स्तर कम होने से क्या होगा कि जो प्रभावपूर्ण मांग है वह कम हो जाती है। कम होने से फिर बेरोजगारी भी उत्पन्न हो जाती है। तो ये न्यून मांग का सिद्धांत है, मतलब कि प्रभावपूर्ण जो मांग है उसको कम नहीं होना चाहिए। न्यून, न्यून का मतलब कम, यानी वहां से घटना नहीं चाहिए। यदि बढ़ती है तो रोजगार उत्पन्न होंगे, लेकिन घटती है तो फिर बेरोजगारी उत्पन्न होगी। तो ये मुख्य रूप से 3 कारण हैं बेरोजगारी के लिए जो हमें याद रखना है, अवंद नीति सिद्धांत, व्यापार चक्र सिद्धांत और न्यून मांग सिद्धांत। इसके बाद देखिए, अब इसका हमें पूरा रिवाइज जो करना है वो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी के 2 प्रकार हो गए, उसके 3 जो हैं वो कारण हो गए कि बेरोजगारी कैसे उत्पन्न होती है। इसके बाद परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है संघर्षात्मक बेरोजगारी क्या है और संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है। तो इन दोनों को भी समझना बहुत जरूरी है, तो इन्हें आप अलग से रख लीजिएगा। शायद आपकी पुस्तक में ये चीज नहीं है, लेकिन ये आ जाते हैं परीक्षा में। यदि आप पहले के पेपर उठाकर देखोगे तो आपको ये चीज वहां पर मिल जाएगी। तो संघर्षात्मक बेरोजगारी क्या होती है, यहां क्या होता है कि जो गतिशील अर्थव्यवस्था होती है, वहां पर गतिशील अर्थव्यवस्था मतलब कि एक प्रकार से प्रगतिशील अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था में संघर्षात्मक बेरोजगारी देखने को मिलती है। वहां पर कई सारी जो फर्में हैं वह निकल के आती हैं, लोगों को रोजगार देती हैं, लेकिन क्या हो जाता है कि बीच में ही उन्हें लॉस होता है तो वह छोड़कर भाग भी जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों को क्या होता है कि अपना जो रोजगार है वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। मतलब काम तो मिलता है, फिर हो सकता है कि उनकी छटनी हो जाए, तो छटनी में उनको बाहर कर दिया जाए, फिर वो दूसरी कंपनी में जॉब देखेंगे, ठीक है। तो कई समय उनका रोजगार रहता है और कई समय पर रोजगार नहीं रहता है। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है जिसे हम अस्थायी बेरोजगारी कहते हैं, जो कार्य या नौकरी बदलने से मिलती है। क्या होती है, हमारा काम और जो हमारी नौकरी है वह बदलती रहे, बार बार हम कहीं से जॉब से हमें निकाल दिया जाए या फिर नई जॉब का ऑफर आ जाए तो हम वहां पर जाते हैं तो वहां पर समय लग जाए। तो जो अस्थायी बेरोजगारी होती है इसको हम बोलते हैं संघर्षात्मक बेरोजगारी। इसके बाद दूसरी बेरोजगारी है संरचनात्मक। संरचनात्मक मतलब कि अर्थव्यवस्था की संरचना पर आधारित होती है। अब जैसे ये भी प्रगतिशील अर्थव्यवस्था की ही बेरोजगारी है। इसमें अभी क्या होता है, जैसे कि नए उद्यमी जो है वह उद्योग लगाते हैं, उसके बाद क्या होता है, उन्हें यदि हानि होती है, लॉस दिखता है, तो वह अपना उद्योग क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक। और मान लीजिए कभी कभी क्या होगा कि उन्होंने जैसे उत्पादन कर लिया, उत्पादन करने के बाद उनका माल नहीं बिक रहा है, तो वह कुछ समय के लिए 4-5-6 महीनों या 8-10 महीनों के लिए क्या कर देते हैं, उत्पादन को बंद कर देते हैं, और जब तक उनका माल नहीं बिकता है तब तक उत्पादन नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जितनी देर तक जो कारखाने हैं वो बंद रहे हैं, तो वहां के जो मजदूर हैं उन्हें क्या हुआ, बेरोजगारी रही, मतलब उन्हें कोई रोजगार नहीं रहा। तो ऐसा जो बेरोजगारी होती है जहां उद्योगों के लंबे समय तक बंद रहने से उत्पन्न होती है, उसको हम बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इन 2 प्रकार को और याद रखना। अन्य प्रकार से देखिए, जब परीक्षा में पूछा जाए तो हमारा जो सिलेबस है वो यहीं तक है। कहां तक, अनैच्छिक बेरोजगारी और ऐच्छिक बेरोजगारी। तो अनैच्छिक तो मतलब काम करने की इच्छा रखते हैं,
समर्थ भी हैं फिर भी हमें काम नहीं मिलता है तो वह है अनैच्छिक बेरोजगारी। और ऐच्छिक बेरोजगारी कि हमारी काम करने की इच्छा नहीं है, हम भले ही क्या करें, हमारे पास योग्यता भी है, हम समर्थ भी हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं, ठीक है, कि हमें अपनी योग्यता अनुसार भी जो है काम नहीं मिल रहा है तब भी इसलिए हम बेरोजगार हैं, या फिर हमारे पास पहले से पूंजी है हम उसका उपभोग कर रहे हैं इसलिए बेरोजगार हैं। और कुछ लोग भिखारी बन जाते हैं, कुछ लोग निकम्मे होते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काम करने के लिए सामर्थ्य नहीं होते हैं, तो वो किस में आ जाती है, ऐच्छिक बेरोजगारी में। ठीक, इसके बाद ये तीन उसके कारण याद रखना है जिसमें रोजगारी उत्पन्न होती है। तो परंपरावादी विचार में सरकार यदि हस्तक्षेप ना करे तो कोई बेरोजगारी नहीं होगी, और सरकार हस्तक्षेप करेगी तो बेरोजगारी होगी। कीन्स इसके विपरीत थे कि सरकार को हस्तक्षेप करना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी। व्यापार चक्र में आर्थिक मंदी का विशेष जिक्र करना है कि आर्थिक मंदी के समय जो उत्पादक रहते हैं उन्हें हानि होने लगती है तो वो उत्पादन कम कर देते हैं, इससे बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। फिर कीन्स के सिद्धांत का न्यून मांग सिद्धांत, इसमें केवल ये याद रखना है कि सामान्य सिद्धांत है एक प्रकार का और प्रभावी मांग पर डिपेंड करता है। प्रभावपूर्ण मांग में यदि कमी होगी तो क्या होगा, फिर बेरोजगारी उत्पन्न होगी। ये तीन कारण हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा में हमें ये दो प्रकार और याद रखने हैं, एक संघर्षात्मक बेरोजगारी, दूसरा संरचनात्मक बेरोजगारी। इसके बाद आगे हमारा अब एक ही टॉपिक इसमें छूट जाएगा, पूर्ण रोजगार का। ठीक है, तो पूर्ण रोजगार का हमें अर्थ समझ में आ गया है पूरी तरीके से कि पूर्ण रोजगार क्या होता है। सभी संसाधनों को यदि रोजगार मिल जाए तो वह पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। और यदि हम कीन्स के सिद्धांत में जाकर देखेंगे तो जहां पर समग्र मांग समग्र पूर्ति बराबर होगी वहां पर रोजगार का स्तर का निर्धारण होगा। हालांकि इसकी तीन स्थितियां हैं, उन पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज के लिए तो इतना काफी है कि परीक्षा की दृष्टि से हमारा एक जो क्वेश्चन है वह पूरी तरीके से हल हो गया। बेरोजगारी क्या है इसका पूछा जाए तो ये आंसर होगा, बेरोजगारी के प्रकार पूछे जाए तो ये आंसर होगा, और बेरोजगारी के कारण पूछे जाए तो ये आंसर होंगे। ठीक है, तो तीन क्वेश्चन यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।